हेलो जीएसएफ फॉर पीसीएस में आपका वेलकम है। मैंने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है जो कि क्लास 6 से 12 तक की होंगे और सभी स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे ये जो एनसीईआरटी का सीरीज है। इस सीरीज में हमने चैप्टर 2 को देखा था। एनसीईआरटी जो क्लास 8 के चैप्टर 2 को पिछले वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड टॉपिक की। इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे। जैसे मैं आपको टॉपिक बताऊंगी क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद इससे जो रिलेटेड एग्जाम में आए हुए प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने देखा था पिछले वीडियो। ये जो चैप्टर है आपको ध्यान में रखना है। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ओके, तो फिर जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कंपनी को कैसे यहाँ भारत में राजस्व का अधिकार मिल जाता है, मतलब उसको टैक्स करने का अधिकार मिल जाता है। फिर ब्रिटेन से जो वह सोना चांदी लाती थी उसे यह भारत में व्यापार करती थी और चीज़ें खरीदती थी, पर राजस्व वसूली से उसे मतलब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं के खर्चे से उनका व्यापार होने लगा। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ओके, तो फिर यह एक जो कंपनी के लिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनके मुनाफे के लिए जो भी वो सामान खरीद रही है, मतलब इंडिया से जो खरीद रही है या जो भी वो फसल खरीद रहे हैं, खरीदने लायक हो, ताकि वो बाद में उसे बेचकर मुनाफा कमा सके। ओके, इसके बाद से हम यह इस चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने कैसे यहाँ की जो ब्रिटेन की मतलब जो कंपनी थी वो कैसे भूमि व्यवस्था जो भारत की थी उसमें परिवर्तन किए। उसके बाद से कैसे किसानों को टैक्स पे करना था, किसानों की स्थिति क्या थी, फिर महलवारी व्यवस्था क्या होती है, अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, रैयतवारी व्यवस्था क्या होती है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से नील का जो विद्रोह क्यों भारत में हुआ, फिर नील की खेती पे अंग्रेज जो थे वो क्यों जोर दिए। तो ये सभी टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि समय के साथ जो थी क्या हुआ कि कंपनी यह समझ में आने लगा कंपनी को कि उन्हें जो भारत में जैसे व्यापार करना है तो उन्हें काफ़ी सावधानी के साथ उन्हें आगे बढ़ना होगा। ओके, तो बाहर की जो ताकत होने की वजह से जैसे कंपनी जो थी वो ब्रिटेन जो है बाहर का शासन था, वो मतलब बाहर के थे और उन्हें जैसे इंडिया में शासन करने के लिए क्या करना था कि उन्हें लोगों को शांत रखना था। जैसे वो जो यहाँ के लोग हैं उनको वह चाहते थे कि वो समझा कर मतलब शांत रखें। गांव देहात में जो पहले शासन चला चुके हैं या फिर जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है उनका सम्मान था। ओके, ताकत और जो कि सम्मान थे, ऐसे लोगों की जो स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उनको नियंत्रित करना था, जो कि बहुत ज़रूरी था, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। जैसे जो भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी लोग रह चुके हैं, जो काफ़ी जैसे जो नवाब हैं या फिर ज़मींदार हैं जिनकी काफ़ी ताकत है इंडिया में, उनकी लोग बात मानते हैं। और तो कंपनी यह चाहती थी कि उन पर नियंत्रण करे, बट उनको काफ़ी शांत से मतलब समझाकर, या फिर आगे हम देखेंगे कि यह कैसे हो, यह काम कैसे हो, वह जो ब्रिटेन थी वो इस पर सोचने लगी। या इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो कंपनी के ग्रामीण इलाकों पर उपनिवेश कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा उपनिवेश क्या होता है, तो जिस पे किसी और का अधिकार हो। जैसे कि भारत पर ब्रिटेन का जो भारत था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब भारत पे ब्रिटेन का अधिकार था, तो भारत जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ। ओके, तो आपके माइंड में उपनिवेश जो यह शब्द है यह इम्पॉर्टेंट है, तो यह क्लियर हुआ। आय के संसाधन कैसे जुटाएं, जो कंपनी चाहती थी कि यहाँ पे आय के कैसे संसाधन जुटाएं, फिर लोगों के अधिकार किस तरीके से तय किया जाए ताकि मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई जाए, मतलब जो उनके मन मुताबिक जो भी फसल होते थे वो यहाँ पे खेती कैसे कराए। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं जो ये टॉपिक है कंपनी की जो आमदनी। ओके, ये जो टॉपिक है इसे देखते हैं। तो कंपनी जो था वो दीवान तो बन गई थी, लेकिन कंपनी अभी भी खुद एक व्यापारी कंपनी अपने आप को मानती थी। जैसे आपने देखा पिछले चैप्टर में कैसे कंपनी जो पूरे इंडिया का दीवान बन गई थी, बट वो उनके मन में यह था कि वो अभी भी व्यापारी ही कंपनी है, मतलब वो यहाँ व्यापार करने आई हुई है। कंपनी को भारी भरकम लगान जो कि चाहती थी
ओके। लेकिन उसके आकलन और वसूली के लिए कोई नियमित व्यवस्था करने में वह हिचकिचा रही थी। जैसे वो कैसे यहाँ पे जो उनका टैक्स वगैरह है उसको कैसे वह मतलब नियंत्रित करें, वो यहाँ पे हिचकिचा रही थी। तो उसी को आगे वो कैसे बढ़ाते हैं कि उनकी यह कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम की कपड़ा खरीदें। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि वह चाहती थी जैसे जो भी वो सोना चांदी लाती थी, अब वह यहाँ पे लाना बंद कर दी और यहीं के खर्चे से उनका खर्च चलने लगा और वो यहाँ से राजस्व को कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया राजस्व को वसूल करना चाहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व यहाँ से जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा मतलब वो वसूल करके ब्रिटेन मतलब भेजना चाहती थी और फिर कम से कम कीमत पर वो बढ़िया सूती और रेशम की कपड़े खरीदने चाहती थी। ओके। इस कारण से 5 साल के भीतर आप देखोगे कि इस कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का जो कुल मूल्य था वो दुगुना हो गया। जैसे कि हमने देखा कि 1865 में कंपनी जो थी सोना चांदी आयात करती थी, अभी हमने देखा इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने से पैसे निर्यात की जो चीज़ें थी वो खरीदी जा सकती थी। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। ओके। फिर कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, आपने देखा, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचना पड़ता था। किसान जो थे वो अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगर का जो उत्पादन मतलब जो भी वहाँ कारीगर थे उनका उत्पादन वहाँ गिर रहा था क्योंकि उन्हें बहुत ही जो अपने सामान की जो कीमत थी उन्हें बहुत ही कम मिल रही थी। ओके। फिर खेती जो थी उनकी पूरी चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ओके। फिर हम ये आगे देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1770 में बड़े अकाल पड़ने मतलब बहुत बड़ा अकाल पड़ने से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ओके। फिर इस जो अकाल थी 1770 में हमने देखा, यह जो अकाल थी बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं वहाँ की क्या स्थिति होगी। जैसे अकाल में लगभग 1/3 की जो आबादी थी वो पूरी समाप्त हो गई। 1 करोड़ लोगों के मर जाने की वजह से बंगाल में 1/3 जो बंगाल की आबादी थी वो पूरी समाप्त हो गई। इसके बाद का ये जो टॉपिक है वो है खेती में सुधार की ज़रूरत। तो अगर अर्थव्यवस्था में संकट थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय को आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर जो अफसर थे वह मतलब उन्हें यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। ओके। फिर हम देखेंगे कि यह कैसे खेती में सुधार यहाँ लाते हैं। तो यह जो काम किस तरह किया जा सके, यह सवाल 2 दशकों तक उनके में बहस चलने लगी। जो ब्रिटेन की कंपनी थी उनके लोगों में यह बहस चलने लगी कि कैसे वह यहाँ जो थी खेती में कैसे यहाँ सुधारना है। तो आखिरकार हमने देखा कि 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, इस बंदोबस्त में शर्तें के हिसाब से तालुकदार और ज़मींदार के रूप में मान्यता दी गई। यह जो अस्थाई बंदोबस्त है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे क्या होता है कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं पहले आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ बताती हूँ, उसके बाद जो लिखा है उसे बताऊँगी। जैसे अस्थाई जो बंदोबस्त था यह जो था पूरे बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, फिर वाराणसी, कर्नाटक, उत्तर का जो कर्नाटक का उत्तर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ पे लागू थी। इसके अंदर मतलब समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% जो हिस्सा था वह शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। जैसे कि जिसे भूमि को लगान, जैसे जो भूमि थी वहाँ पे जो ज़मीन हुआ करता था उनका जो लगान था वो 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग पर सेवाओं के लिए अपने पास उन्हें रखना होता था। इसी को अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जैसे आपको ज़मींदार और पूंजीपति आते थे। ओके। तो आपने देखा कि कैसे जो कंपनी थी ये क्या हुआ था कि एग्ज़ाम में आप देखोगे तो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या फिर बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन इसे पूछ लिया गया है। जैसे मैं आपको बीपीएससी में जो क्वेश्चन 2011 में पूछा है उसे बताती हूँ। अस्थाई बंदोबस्त को किसके साथ किया गया था?
तो आप इसको ऑप्शन दिया रहेगा किसान के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर ग्रामीण के साथ, या ज़मींदारों के साथ। तो आप ज़मींदार अपने माइंड में टिक करना। और फिर यह भी इम्पॉर्टेंट होगा कि ये जो 1793 में ये जो व्यवस्था आई थी अस्थायी बंदोबस्त की, इसका जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो कर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कर्नवालिस, आप देखोगे तो आप इनका नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। चलिए, इसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जैसे 1700 हमने देख लिया, जैसे उन्होंने किसान से लगान वसूल करने और कंपनी के राजस्व को चुकाने का जिम्मा सौंप लिया। फिर से क्या हुआ कि उनकी ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि या अस्थायी रूप से तय की गई, मतलब यह कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। जहाँ था अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदार की जो ज़मीन में सुधार के लिए जो खर्च करने को जो प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार उत्पादन में फ़ायदे में ही रहेंगे। ओके। समस्या फिर क्या आई अस्थायी बंदोबस्त में? जो थी समस्या आखिर क्या आई? तो मगर जो कि अस्थायी बंदोबस्त में समस्या पैदा कर दी गई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन की सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने के लिए ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जैसे हमने अभी देखा कि जैसे जो भी 11 जैसे आप मान लो 11 भाग पे 11 भाग पे जैसे कुछ काम हो रहा है, तो इसका जो 10 भाग था वो कंपनी को देना होता था, और इसका जो 1% था, मतलब 1 भाग था, 1/11 जो भाग था वो जो ज़मींदार थे उन्हें खुद ही रखना होता था। उसी में उन्हें ज़मींदार जैसे जो किसान थे या जो भी व्यवस्था थी सब उन्हें मतलब करना होता था। उन्हें काफ़ी ही जैसे नुकसान हो रहा था। ओके, समझ लो आप ऐसे। तो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जा रही थी, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती। फिर हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पहले दशक का हालात जो था वो बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ने लगी और धीरे धीरे मतलब खेती का विस्तार होने लगा। इसमें ज़मींदारों की जो आमदनी थी उसमें सुधार आया। कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा राजस्व तय कर चुकी थी या राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे मतलब यहाँ के ज़मींदार जो अभी भी ज़मीन की कोई बेहतरी में दिलचस्पी नहीं थी। आप यहाँ देखो, यह जो व्यवस्था थी बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ही ज़्यादा था, ज़मीन पर उसका कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था। फिर लगान चुकाने के लिए एक अक्सर महाजन से कर्जा उन्हें लेना होता था। जैसे जो किसान थे उन्हें क्या होता था, जैसे जो भी लगान चुकाना होता था तो उन्हें महाजन से खर्चा लेना होता था। अगर हम लगान नहीं चुका पाते तो उन्हें जो पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल, उन्हें मतलब पुश्तैनी उनकी जो ज़मीन होती थी उस तक से बेदखल कर दिया जाता था। फिर एक नई व्यवस्था आई 19वीं सदी की शुरुआत में। कंपनी बहुत सारे अधिकारों को इस बात से यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त दोबारा बदलाव की लाना काफ़ी ही ज़रूरत है। जैसे बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उत्तर पश्चिम प्रांतों में, इसके इलाकों को ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इस होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। फिर मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था और उसको बचाए रखना है। गांव के एक खेत की जो अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव में ग्राम समूह जो कि महाल वसूल होने से राजस्व को हिसाब लगाया गया। तो महाल क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्व की जो अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, जो भी टैक्स था उसको अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। फिर इसका जो था राजस्व इकट्ठा करने के लिए उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया।
इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। महलवारी व्यवस्था में आपने देखा कि कैसे अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को सौंपा गया, और महलवारी व्यवस्था में जो गांव के मुखिया होते थे उनको सारा जिम्मा दिया गया। ठीक है, फिर अभी हम इसके बाद देखेंगे मुनरो व्यवस्था यह क्या होती है। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले, जैसे दक्षिण, आप देखोगे कि जो दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था का प्रयास किया गया। जो कि नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। जैसे कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में इलाकों में व्यवस्था आजमाना कर देखा। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था को लागू विकसित की और धीरे धीरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो गई। जैसे हम अभी देखेंगे, जैसे हमने अभी अस्थायी बंदोबस्त देखा, इसके बाद हम देखेंगे ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इससे भी एग्ज़ाम में क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इस पे अंग्रेजों द्वारा भारत में राजस्व वसूली हेतु एक प्रणाली लगाई गई थी। इसका जो अलेक्जेंडर रीड मद्रास में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। आप देखोगे कि 809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। ठीक है, फिर 1820 में मद्रास के गवर्नर पे आप यह देखोगे कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% मतलब 51% क्षेत्र, जैसे कि बंगाल का क्षेत्र, बम्बई और कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग, मतलब जो कि कर्नाटक का आधुनिक अभी कर्नाटक हुआ करता था उस टाइम उसको कुर्ग कहा जाता था, में यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में अंग्रेज रैयतों जो होते थे उनको भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तित्व का अदा करना होता था। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू, रैयतवाड़ी जो प्रथा है इसको प्रारंभ किसने किया था। तो आप टॉमस मुनरो का नाम हमेशा याद करना। इसे यूपीपीसीएस में पूछा गया था। फिर यूपीपीसीएस में 2016 में यह भी पूछा गया था कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया। तो आप बम्बई प्रेसिडेंसी को अपने माइंड में रखना। जैसे आप एनसीईआरटी जो भी किताब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, इसके बाद से कोई भी एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स की कोई बुक रखना। उसके बाद से आप चैप्टर पढ़ने के बाद से चैप्टर या जो भी टॉपिक है उसे पढ़ना। उसके बाद से क्या करना कि उस क्वेश्चन को देखना, तो आपके माइंड में क्लियर होते जाएगा कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फिर हम देखेंगे कि रीड और मुनरो को लगता था कि जो दक्षिण में परंपरागत ज़मीन नहीं थी, इसके लिए उन्हें किसान सीधे रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहते थे। पीढ़ियों में ज़मीन की खेती करते हुए थे। फिर हम यह भी देखेंगे कि जो राजस्व के आकलन से पहले उनको खेती का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज, जो कि मुनरो थे, टॉमस मुनरो, उनका मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, फिर सब कुछ ठीक नहीं था। यह जो टॉपिक है इसे हम देखेंगे कि नई ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकार ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान जो थे राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, जो भी रैयत लोग थे वो गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। फिर आशावादी अफसरों की उम्मीद यह थी कि यह जो नई व्यवस्था या किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे कि ये जो यूरोप के लिए फसल यह कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे कि अंग्रेज जो 18वीं यूरोप की, यहाँ देखो, यहाँ से फिर से अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों के कुछ राजस्व प्रदान किए जाएं, बल्कि यूरोप की जो ज़रूरत के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती थी। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी को अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया।
अक्सर एग्ज़ाम में ये जो नील की खेती और अफ़ीम की खेती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि कैसे लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो उन्हें यहाँ के क्षेत्र पे मतलब जो चंपारण जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि नील की खेती से किसान काफ़ी ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने चंपारण आंदोलन विकसित किया, चंपारण जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम अभी आगे देखेंगे कि ये जो नील की खेती है इस पर अंग्रेज़ क्यों जोर दिए। तो आप देखोगे कि इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। जैसे अंग्रेज जो थे उन्हें जिस भी फसल में मुनाफा होता था तो वो क्या करते थे कि यहाँ जो भारत के जो किसान थे उनको वो मजबूर करते थे। जैसे भारत में किसानों को धान की खेती के लिए धान की खेती उगाने का टाइम आता था, पर फिर भी क्या होता था कि अंग्रेज अपने मन मुताबिक अपनी जिससे मुनाफा होता था वो फसल उगाना चाहते थे। चलिए हम देखते हैं, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में जो कि अभी उत्तर प्रदेश वाला यहाँ गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ठीक है, तो यह कैसे किया गया? अंग्रेज अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती करने फैलाने के कई तरीके अपनाए। ठीक है, आप यहाँ इस फिगर में देखोगे तो आप दिखेगा कि यह जो कलमकारी छापा गया है, ये जो प्रिंट है ये छापा गया है, ये 20वीं सदी भारत के द्वारा है। फिर यह जो देखोगे ये वाला, तो आप देखोगे कि यह मॉरिस कॉटन छापा है जिसमें 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड की। जैसे यहाँ देखो आप चित्र, जो कि यह पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको 5 और 6, इसमें सूती कपड़ों की छापों की 2 तस्वीर, जैसे सूती कपड़ों पे 2 तरीक़ा से छापा गया है। तो आप देखोगे तस्वीर जो आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई। यह जो तस्वीर है ये आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई है। जो दूसरी इसमें कलमकारी छापे दिखाई देंगे आपको, मतलब ये पेन से हुआ करता था। और दूसरी जो है यह दूसरी तरफ जो ब्रिटेन की प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ठीक है, दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ही नीले रंग का ही प्रयोग किया गया है। जैसे दोनों आप जो देख रहे हो इमेज, इसमें नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसको आम तौर पर नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं इस रंग को किस तरह पैदा किया जाता है? ये जो नीला रंग है इसको कैसे पैदा किया जाता है? तो आप जो ये नीला रंग दिखाई दे रहा है नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, 19वीं सदी में आप देखोगे यहाँ पे कि ब्रिटेन की मॉरिशस में छापों का इस्तेमाल किया गया। नीला रंग भारत में उगने वाला पौधों से तैयार किया जाता है। भारत में जैसे नीले रंग का नील का जो पौधा होता था उससे नीला रंग तैयार किया जाता था। तो अंग्रेज़ों को क्या था कि इससे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा था। अभी हम इसको आगे देखेंगे। उस समय भारत जो था दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। मतलब यहाँ भारत से सभी जो कंपनियाँ आती थी वो यहाँ से नील का उत्पादन को मतलब बहुत ही ज़्यादा वो इसमें यहाँ महत्व दिए। और हम देखेंगे कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारत की जो नील थी वो विदेशों में इसकी मांग क्यों थी? तो नील का पौधा जो कि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। जैसे आपके माइंड में यह आएगा कि उष्णकटिबंधीय इलाका जो होता है वो क्या होता है, तो हम ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ आएंगी उसमें जो क्लाइमेट वाला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखना जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये विषुवत रेखा के ऊपर 23 डिग्री पे कर्क रेखा और साउथ में 23 डिग्री समथिंग पॉइंट पे मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उससे हम क्या कहते हैं, जैसे ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। तो यहाँ पे ये जो कर्क रेखा और यह मकर रेखा के बीच में भारत आता है। तो इसके बीच वाला जो भी इलाका होता है उसे उष्णकटिबंधीय इलाका कहते हैं। तो इसमें भारत आता है। तो यहाँ पे यह जो नील था यह उगाया जाता था। फिर 13वीं सदी में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा के उत्पादक जो थे उन्हें कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे 13वीं जो शताब्दी थी उस टाइम में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जो थे अपने कपड़ा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कपड़े पे जो वो पेंट किया करते थे या जो रंग किया करते थे
उसमें भारतीय नील का वो इस्तेमाल करते थे। इसकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मांग थी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ार में पहुंच चुकी थी। इसकी कीमत जो थी बहुत ही ऊंची रहती थी, जिसका इसका डिमांड जो था, इसका जो इस पर जो पैसा वगैरह मिलता था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था। यूरोपीय कपड़ा उत्पादन को बैगनी और नीले रंग बनने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, ओट जो था वो पौधा शीतोष्ण क्षेत्र से उगाया जाता था, इसलिए यूरोप में वो आसानी से मिल जाता था। और इटली शीतोष्ण क्षेत्र वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दक्षिण फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में कई हिस्सों में पौधा जो था उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से यूरोप वुड उत्पादकों में अपनी सरकार का दबाव डाला कि वह नील के आयात को पाबंदी बंद कर दें। फिर हम देखेंगे कि मगर कपड़े को रंगने के लिए नीला रंग को पसंद करते थे। नील बहुत ही चमकदार हुआ करता था। ये मतलब नील की खेती को क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया, तो आप देखोगे कि नील जो था वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार रंग मिलता था, जबकि वुड वाला जो रंग था वो बेजान था, फीका था। ठीक है, फिर हम देखेंगे नील के आयात पर लगी जो पाबंदी में ढील के लिए सरकारों को राजी करना चाहते थे। फिर द्वीप समूह जैसे कैरिबाई द्वीप समूह में सेंट डोमिनिक, फ्रांसीसी, ब्राज़ील, पुर्तगाली, जमैका, ब्रिटिश, वेनेजुएला, स्पेनिश में लोग नील की खेती ही करने लगे। अमेरिका में बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग जो थी वो बढ़ गई थी। फिर ब्रिटेन में औद्योगिक युग का हो चुका था, कपास का उत्पादन था, भारी इजाफा हुआ। कपड़े की रंगाई के लिए मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। फिर नील की जो मांग थी, इसके दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक बंद हो गए। 1893 से 1889 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन की जो अंग्रेज मतलब अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन नील से किस तरह स्रोत को तलाश रहे थे। इसके बाद का यह जो टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नील की खेती में क्या समस्या आ रही थी, नील की खेती कैसे होती थी, और फिर नील का विद्रोह भारत में क्यों हुआ। ये सब जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आपको अगर मेरा ये आज का जो वीडियो है यह अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मतलब इसको अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जो भी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।